माशुल्ला साहब, मेहमान खुसूसी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित लोग, यहाँ दूर दराज से फूलपुर की जनता, सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। हम यहाँ एक पर्पस से आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार का चल रहा है, MR कैंपेन चल रहा है, उसी की निस्बत से आए हुए हैं और कुछ सेहत से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, जिसमें से 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की संख्या है 8.5 करोड़, जिसमें से 650 करोड़ बच्चे हमारे गांव से आते हैं। और उन 650 करोड़ बच्चों में से जो गांव से आते हैं, एक सर्वे के हिसाब से उसमें से 50% बच्चे कुपोषण पाए गए, मलन्यूट्रिशन पाए गए। जब ये देखा गया कि शहरों के बच्चा हमारे गांव के बच्चे से कमज़ोर क्यों होते हैं, क्यों कुपोषण पाया गया, जब उसमें देखा गया कि क्या वजह है, तो सबसे बड़ी वजह यही मिली कि हमारे गांव के बच्चों में पेट के कीड़े पाए गए, जिसकी वजह से इनके खून की कमी हुई, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मलन्यूट्रिशन हुए। मलन्यूट्रिशन का मतलब ये होता है एज के हिसाब से जितना लंबाई वजन होनी चाहिए, जितना खून होना चाहिए, उतना नहीं पाया गया। जब लंबाई वजन खून कम होगा तो बच्चे का दिमाग भी उतना डेवलप नहीं होगा, नशोनुमा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो एक वजह थी पेट में कीड़े पाए गए, और दूसरी वजह बहुत बड़ी थी कि शहरों के बच्चे हमारे ज़्यादा सेहतमंद मिले, गांव के बच्चे, देहात के बच्चे कमज़ोर क्यों मिले। तो देखा गया कि गांव के बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं और शहरों के बच्चे बार बार बीमार नहीं होते। ये देखा गया कि क्या वजह है कि शहरों के बच्चे बीमार नहीं होते और गाँव के बच्चे बीमार हो जाते। तो इसमें बहुत बड़ी बात निकल के आई कि शहरों के बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन हुआ, फुल टीकाकरण हुआ, जबकि गांव के बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ। हम अपने बच्चों को वक्त पे जो इम्यूनाइजेशन है नहीं करते हैं, जिससे हमारे बच्चे बार बार सर्दी है, बुखार है, खांसी है, खिंचाव है, नमूनिया है, चेचक है, बार बार दस्त होता है, जिससे हमारे बच्चे कुपोषण और मलन्यूट्रिशन हो जाते हैं, जिससे पढ़ने में उतनी सफलता नहीं पा जाते जितने शहरों के। तो हम अपने बच्चों को टीका क्यों नहीं लगाते हैं? एक वजह यह है कि हम उसका फ़ायदा नहीं जानते कि टीके का क्या फ़ायदा है, एक टीका लगाने से कितना फ़ायदा होता है। दूसरी वजह है हमारे अंदर एक डर बनी हुई है कि हम लगा देंगे कुछ हो जाएगा। तीसरी वजह है एक भ्रांतियाँ फैला दी जाती है कि इसके लगाने से नपुंसकता आ जाएगी। पहली चीज़ फ़ायदा, अगर हमारे यहाँ आप हमारे सरकारी अस्पताल में या गांव में जब एनएम मैडम आती है लगाने के लिए, जो सरकार फ्री ऑफ कास्ट देती है, अगर आप 7 बार आते हैं ना तो 9 जानलेवा बीमारियों से बचाव करता है। जैसे बच्चों को टीबी ना हो, बच्चों को हेपेटाइटिस बी ना हो, बच्चों को पोलियो ना हो, बच्चों को अगर आप बच्चों को BCG का टीका लगा दे तो बच्चों को टीबी नहीं। कितनी अच्छी बात है। आज हमारे यहाँ हर गाँव हर मोहल्ले में देखते हैं 2-4 बच्चे टीबी के मरीज मिल जाते हैं, लेकिन एक टीका लगाने से अगर हमारा बच्चा महफूज है तो कितनी अच्छी बात है। वैसे ही हेपेटाइटिस बी का टीका है। अक्सर कर मेडिकल में लोग जाते हैं, फेल होकर आते हैं, मालूम चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी था, मेडिकल में अनफिट हो गया। हेपेटाइटिस बी वैसे ही एक गंभीर बीमारी है, जैसे एड्स है, वैसे ही फैलता है जैसे एड्स है। हेपेटाइटिस बी में होता यह है कि बच्चा उस आदमी का लीवर ख़राब हो जाता है और पीलिया हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होता है। उसका सिर्फ ही एक इलाज है, बचाव है, पहले अपने बच्चों को टीका लगवा दिया जाए। हम पोलियो को जानते हैं कि 2011 से पहले हमारे 10 साल 20 साल पहले हर गांव में 2-4 बच्चे लंगड़े मिल जाते थे। अब माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि कहीं हमारे बच्चे लंगड़े नहीं मिलते हैं, लंगड़ाते नहीं मिलते हैं। तो ये जो टीके का फ़ायदा, एक टीका हम 1.5 महीने पेंटावायरट लगाते हैं जो 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव करता है, जिसमें 5 बीमारियों में काली खांसी है, डिप्थीरिया है, गला घोट है, टिटनस है, हिप से होने वाला निमोनिया है, हिप से होने वाला मेनिंजाइटिस है। अगर हम अपने बच्चों को 1.5 महीने के एक टीका लगाते हैं पेंटावायरट, 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं हम। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे हम ये 3 टीका लगवाते हैं एक एक करके, तो हम 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव हो जाता है। उसी वक्त हम एक रोटा वायरस पिलाते हैं। अक्सर कर आप देखते हैं गाँव में बच्चे अक्सर कर दस्त करने लगते हैं, कहते हैं ठंडी लग गई, जबकि ये बात सरासर गलत है। ठंडी के मौसम में रोटा वायरस का बहुत इन्फेक्शन होता है, जिससे बार बार दस्त करने लगते हैं। जब बच्चा बार बार दस्त करता है, जितना उसका नशोनुमा होना चाहिए, जितना उसकी लंबाई वजन होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता, जिससे बच्चा कुपोषण में चला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टीका होता है 9 महीने पे मीजल्स का। 9 महीने से 15 साल पे एक टीका जो हम लगा रहे हैं मीजल्स और रूबेला, जो आज हर जगह स्कूल में लग रहा है, उसी पर्पस से हम यहाँ आए हुए हैं। तो आपको बताना चाहते हैं ये बहुत ही अच्छा टीका है। आप गांव में देखते हैं छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, सर्दी होती है, बुखार होती है, नमूनिया हो जाती है, और बच्चा कभी कभी नमूनिया में मर भी जाता है। अभी 6 महीने पहले की बात है, पुष्पनगर में नूरपुर गांव है, वहाँ एक घर में 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चे मर गए। किसकी वजह से? इस मीजल्स की वजह से।
वजह क्या थी? एक तो वो लोग टीका नहीं लगाए और बीमारी होने के बाद उन्होंने इलाज भी नहीं कराया। जब बच्चा बहुत सीरियस हो गया तो वो लोग के गए जौनपुर, वहाँ मर गया। तो हमारे यहाँ खबर आती है कि 2 बच्चे यहाँ से मर गए। तो ये होता है कि 21वीं सदी में जब सारी दुनिया में ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, हमारे हिंदुस्तान में इसको माता जी कह के पुकारा जाता है और इसका इलाज भी नहीं किया जाता है। तो कितनी गंभीर बात है। 9 महीने पे अब इस मीजल्स के साथ साथ सरकार ने एक टीका और जोड़ दिया, रुबेला टीका। सिर्फ लगेगा एक, लेकिन अब 2 बीमारियों से बचाव है। 2 बीमारियों से बचाव जानते हैं, मीजल्स के साथ साथ रुबेला और मीजल्स दोनों भाई भाई हैं। दोनों में छोटे छोटे दाने निकलते, सर्दी बुखार खांसी होती है, निमोनिया हो जाता है। लेकिन जब किसी प्रेग्नेंट औरत में, जब किसी हमल की औरत में ये बीमारी होती है तो बच्चा उसका खराब हो जाता है। आप सुनते हैं फला के बहू को, फला के बेटी को बच्चा बार बार खराब हो जाता है। जब हमने पिपरी के प्रधान है, असलम है, उनके एक भाई हैं, उनका बस इतनी बड़ी इतनी ढेर सब जांच हमारे यहाँ लेके आए। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा है यार लग रहा है कोई करतब कर दिया है और हमारे बच्चा तो रुकता है लेकिन ख़राब हो जाता है। न जाने कितने डॉक्टर के पास, न जाने कितने मौली साहब के पास गए, कितने इनके पास गए, लेकिन कहीं से काम नहीं हो पाया। एक बार बच्चा रुका, अभी जल्दी है, बच्चा पैदा भी हुआ, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इसके दिल में छेद था और वो अभी तक भी भर्ती है। तो रुबेला जब किसी प्रेग्नेंट औरत में हमला करता है तो बच्चा या तो खराब हो जाएगा या बच्चा पैदा होगा तो कुछ ना कुछ विकलांगता लेके आएगा। जैसे छोटा दिमाग होगा या पैदाइशी उसकी आँख की रोशनी नहीं होगी या उसके दिल में छेद होगा। तो हम चाहते हैं, आप लोग से कहेंगे कि मीजल्स रुबेला हमारे पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ बच्चों को लक्ष्य बनाया गया लगाने के लिए। अगर हम एक साथ 40 करोड़ बच्चों को टीका लगा देते हैं तो हमारे सारे ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने कोताही किया तो ये बीमारी आने वाले पुर्जों में, हमारे आने वाले परिवारों में, हमारे आने वाले बच्चों में ज़रूर होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूपी का लक्ष्य 9.2 करोड़ है जो 26 नवंबर से चल रहा है, जिसमें 7.62 करोड़ है, जिसमें से 26 नवंबर से चल रहा है। अब तक हमने 3 करोड़ बच्चों को सक्सेसफुल लगा लिया है। हमारे यहाँ प्रोग्राम 10 दिसंबर से चल रहा है, स्कूल चल रहा है। अब तक हमारे फूलपुर ब्लॉक में 153 स्कूल में हमने ये प्रोग्राम चला चुके हैं। तो हम चाहेंगे इसमें सभी लोगों से बेडर होकर, बेखौफ होकर लगाइए। कुछ पेपर में, कुछ मोबाइल में, कुछ इस तरह की चीज़ें, भ्रामक चीज़ें मिल जाती है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम में हमें दिक्कत आती है। खासकर मुफ्ती मोलवालाना लोगों में ये एक भ्रम हो गया, कहीं हो सकता है इसके लगाने से नपुंसकता आ जाए। मैं कहता हूँ दुनिया में आज तक ऐसा कोई टीका नहीं बना जिसके लगाने से ये हो जाए। जब ये प्रोग्राम चलता है तो एक तरफ से चलता है, हिंदू मुस्लिम सबको चलता है और सभी छोटे बड़े सभी को चल रहा है। कहीं से ये नहीं एक विशेष जाति, एक विशेष बिरादरी को, एक विशेष धर्म को लगाया जा रहा है। तो बेखौफ होके। दूसरी चीज़, अक्सर कर आप लोग, हम बूढ़े लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे दादा परदादा को तो नहीं लगा था, हम क्यों लगवाएं? हमारे दादा परदादा तो आज भी जिंदा है। मैं कहना चाहूँगा आज से 10 साल, 20 साल पहले, 50 साल पहले हमारे परिवारों को 15-15 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से 5 बच्चा बचते थे। आज हमारे पास 3-4 बच्चे पैदा होते हैं। उसको हमें बचाना है, हमें महफूज करना। पैदा हो तो पूरी तरीके से मजबूत पैदा हो, विकलांग पैदा ना हो, जिससे हमारे आने वाले हमारे नस्लों का नुकसान हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जो नीट हो, क्लीन हो, हेल्दी हो, पीसफुल हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें और हमारे कदम से कदम मिला के चलें और पूरी तरीके से टीकों को बेफिक्र होकर। मैं कहता हूँ मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, कहीं से भी किसी की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकती है, जहाँ लगेगा हल्का फुल्का हो सकता है सूज जाए या हल्का फुल्का बुखार आ जाए, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। आज तक मैंने अपनी एएनएम को ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने पूछा कि क्या किसी टीका लगाने से अब तक कोई इस तरह के हादसा हुआ? उन्होंने कहा कि आज तक ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी अपनी घटना नहीं हुई है। तो आप बेखौफ होकर लगाइए। मैं एक कहानी के ज़रिए आप लोग का मोटिवेशन करना चाहूँगा, आप सपोर्ट करना चाहूँगा। प्रोग्राम भी कुछ ऐसा है कि ज़्यादा मैं इसमें कहना मुनासिब भी नहीं समझता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी में बता रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी यह है, सन 1990 की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम एक कमरे में बैठे होते हैं, उनका 8x12 का कमरा था। उसमें ज़रूरत के फर्नीचर थे, किताबों से भरा उनका कमरा था। वो अपने 10 साल पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि आज से सन 1983 में मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया था। मुझे उस वक्त सारा भाई ने फ़ोन किया था कि एपीजे अब्दुल कलाम तुम चले आओ दिल्ली। मैं उस वक्त त्रिवेंद्रम में था, चले आओ दिल्ली, तुम्हें इंदिरा गांधी ने बुलाया है। तो वो सारा भाई से कहते हैं मेरे पास ना पहनने के लिए ढंग का कपड़ा है, ना जूता है, मैं कैसे चला हूँ इतनी जल्दी, मैं कम से कम बनवा लूँ। तो सारा भाई कहता है किसी का कैरेक्टर, किसी का काम से पहचान होती है, ना कि कपड़ों से होती है। आप जिस हालत में हैं उस हालत में आप आ जाइए।
वो आते हैं पद्म विभूषण से आते हैं। आज 10 साल के बाद APJ अब्दुल कलाम सोचते हैं, तब मैं पहले त्रिवेंद्रम में था, आज हैदराबाद में हूँ, पहले भी मेरा रूम 8x12 का था, आज भी वही है, आज तक कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आज 10 साल बाद मुझे भारत रत्न से नवाजा गया है। वो सोचते हैं कि मैं 58 साल का होने वाला हूँ, अब 58 साल के बाद मैं क्या करूँगा। तो वो सोचते हैं कि एक ऐसा स्कूल बनाऊँगा जहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँगा, गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा जिनके नसीब में शिक्षा नहीं है। एक ऐसा स्कूल खोलूँगा जहाँ हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, अमीर पढ़े, गरीब पढ़े। ऐसा स्कूल खोलूँगा कि जहाँ हर तबके का लोग पढ़ेंगे। जब हम साथ मिल के पढ़ेंगे तभी हमारी दोस्ती आगे तक बढ़ेगी। अगर हम अपना मदरसा अलग कर लेंगे, अपना शिशु मंदिर अलग कर लेंगे, तो हमारे बचपन से ही हमें नफरतें पैदा हो जाएगी। तो हमें ऐसे स्कूल खोलना है जहाँ हर धर्म, हर जाति को लोग पढ़े। इतनी थोड़ी देर में एक वेटर आता है, इनको इडली डोसा लेके आता है और अपने साथ में अपने बच्चों को लेके आता है। उस बच्चे ने APJ अब्दुल कलाम का पैर छूता है और उससे आशीर्वाद लिखता है। उसकी मेहमान नवाजी से वो इतना खुश होते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग पैसे की लालच में, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ वैज्ञानिक अब हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं। क्या किसी को इतनी मोहब्बत, क्या किसी को इतनी इज्जत, क्या इतनी किसी की शोहरत जितनी मुझे मिली है किसी को मिला हुआ होगा? सिर्फ 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट। किसी को इतनी इज्जत मिली होगी? शायद नहीं। तभी वो लोग चले जाते। फिर सोचते हैं मैं अपनी एक बायोग्राफी लिखूंगा, अपनी जीवनी लिखूंगा, उस जीवनी में मैं वो सब कुछ लिखूंगा, एक पेपर बेचने वालों से लेके किस तरीके से मैं राष्ट्रपति बना। जब कोई भी नाउम्मीद उस जीवनी को पढ़ेगा तो उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाए। जब कोई नौजवान उसे पढ़े तो उसके अंदर एक जोश पैदा हो जाए। तो उस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है, जब हमें देश को खून की ज़रूरत है तो खून देना है, जब हमें जान की ज़रूरत है जान देना है, जब कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाना है वो कोई बने तो इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम आप सब लोग का चाहेंगे हमारे MR कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस बीमारी से हमारी आने वाली नस्लों को बचाया जाए। मैं थोड़ी सी 2 नज़्म बना के दो शेर पढ़ के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सकूँगा, माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सकूँगा, कुछ खार कम कर जाऊँगा गुजरूँगा जिधर से मैं। वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, दोस्तों में यारों में अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, रोज़े की नमाज की आज़ान की पहचान हूँ मैं, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। मैंने APJ अब्दुल कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, मैंने वीर अब्दुल हमीद से वतन के लिए हर हाल में मरना सीखा, मैंने मेजर उस्मान से वतन के लिए मरना सीखा, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। ईद हो दिवाली हो सदा खुश होता हूँ मैं, ईद हो दिवाली हो सदा खुश होता हूँ मैं, वतन के खातिर अमन के खातिर अपनी दुआओं में रोता हूँ मैं। हर हिंदुस्तानी की तरह भारत माता की चेहरे की मुस्कान हूँ मैं, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। 2 मिनट और दे दूँ? मैं अभी बस 5 मिनट और लूँगा आपका, क्योंकि मुझे चिट्ठी मिल चुकी है, इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से बात ख़त्म कर दूँ। अभी मैं 3 जगह पे गया था। एक मदरसे में गया था, एक होली मिलन में गया था, और एक भीमराव अम्बेडकर जयंती में गया था। वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा, एक मदरसे में गया था, 26 जनवरी खूब खुशी से लोग मना रहे थे, खूब खुशी से मना रहे थे। मैंने देखा कि यार इतना जश्न मदरसों में भी होता है। लेकिन कुछ लोग थे, 2-4 लोग ऐसे भी थे, 2-4% जो ये चाहते थे, उनकी बातों से लग रहा था वो चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। उसी तरीके मैं एक भीमराव अम्बेडकर जयंती में गया, वहाँ खूब लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे, उसमें चंद लोग ऐसे थे, वो चाह रहे थे कि हमारा देश बुद्धिस्ट बन जाए, सब के सब बुद्धिस्ट हो जाए। एक तरफ में गया, एक होली मिलन में गया, जहाँ कुछ लोग, अभी भाजपा जल्दी जीती थी, खूब लोग ढोला बजा रहे थे, खूब मना रहे थे, मुझे भी पूछ रहे थे। कुछ लोग ऐसे चंद लोग थे, 2-4%, वो भी चाहते थे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। यहाँ तक तो बात कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन पेपरों में, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा गया, कुछ लोग इस्लामिक सेना बना रहे हैं, कुछ लोग हिंदू सेना बना रहे हैं, कुछ लोग भीम सेना बना रहे हैं।
क्या हमें अपनी सेना पे विश्वास नहीं है, जो रात दिन एक करके हमारी हिफाजत के लिए माइनस टेम्परेचर पे रुकी हुई है। हमें उस ऐसा देश बनाना है जो हमारे APJ अब्दुल कलाम ने सोचा था कि सन 1920 में इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो हमें ना हिंदू राष्ट्र बनाना है, ना इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ना बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है। हमारा विश्व एक ही है, सीख है, हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम एक ऐसा देश बनाएंगे कि जहाँ जब ज़रूरत पड़े हम एक दूसरे के धर्म की आस्थाओं की इज्जत करें, हम एक दूसरे के त्योहारों को मिल के मनाएं। अभी दिवाली का मौसम था, मैं अपने बच्चों को घूमने के लिए आया, बस ये आखिरी लाइन है, अपने बच्चों को घुमाने लेके आया तो मेरा बच्चा देख के कहने लगा, कुछ जहाँ पे लाइटिंग लगी थी, कहने लगा कि अब्बा ये हिंदू का घर है। मैंने कहा बेटा कहाँ से तुमने सीख लिया ये हिंदू का घर है? कहे मम्मा ने कहा था, मैंने पूछा था, सामने में लगा हुआ था, तो पूछा ये कहे लाइट जल रही, कहे हिंदू का घर है। मैंने कहा बड़ी अफसोस की बात है यार, इनको मैं अपने घर गया, अपनी मैडम को बहुत डांटा। मैंने कहा तुम्हें इस तरीके से अभी से ये सिखा रही हो कि हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है, क्या हमें बांटना चाहती हो? अगर तुम कह देते यार उनका त्यौहार तो वो लाइटिंग करते हैं, हमारा त्यौहार था हम लाइटिंग करते, तो मैं उसको बस एक लाइन गाना गा के उसको सुनाया और बात अपनी खत्म कर दूंगा। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती जज्बात अपने हम लोगों के साथ साझा किए, शेयर किए। एक बार मैं फिर अपने इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मेहमान जो इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं, जनाब अमित तिवारी साहब, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट, मोहतरमा संगीता तिवारी साहिबा, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, और डॉक्टर पूनम तिवारी साहिबा। मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने कन्वीनर गुड्डू भाई की तरफ से और तमाम फूलपुर के लोगों की तरफ से। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर इन लोगों के लिए तालियां हो जाए।